Hello everyone, this is Dhananjay Singh. Welcome to Arts Study में DG. So friends, as you know that we have started history series of class 7. This is the second lecture of chapter first, that is tracing changes through 1000 years. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन कर रखा है जिसमें हम लोग देखे थे कि मैप में क्या चेंजेस आया था। उससे हम लोग इस चैप्टर का एक तरह से ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिए थे कि कैसे मैप में 600 साल में ही मैप में इतने ज़्यादा चेंजेस दिख गए थे। वैसे ही आज का हमारा टॉपिक है न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी। अब टर्मिनोलॉजी में कौन कौन से चेंजेज आए, क्या क्या चेंजेज आए जिसको हम लोग नोटिस कर सकते हैं, उसको हम लोग इस टॉपिक में कवर करेंगे। अब टर्मिनोलॉजी होता क्या है, तो किसी भी चीज़ को डिपिक्ट करने के लिए, दर्शाने के लिए उसके लिए एक प्रॉपर टर्म बनाया जाता है। एग्जाम्पल आपको देता हूँ, इसी चैप्टर का है। जैसे फॉरेनर, फॉरेनर का मीनिंग क्या होता है? विदेशी, यानी कि जो कोई भी आपके देश के बाहर से देश से आपके देश में आता है उसको आप लोग फॉरेनर समझते हो, यानी कि विदेशी समझते हो। ऐसा तो नहीं है कि आप जिस स्टेट में रह रहे हो, मानो महाराष्ट्र में हो या बिहार, यूपी, एमपी, कहीं से भी हो, तो ऐसा तो नहीं है कि आपके बगल के अगर राजस्थान से कोई आता है तो उसको आप विदेशी मान लोगे, नहीं मानोगे ना। अगर मानते हो तो बताना कमेंट करके, ऐसा नहीं मानना है, ठीक है। तो एक टर्म बना दिया गया, फॉरेनर टर्म का एक मीनिंग है। तो अब उस मीनिंग में क्या चेंज आने लगा, टर्मिनोलॉजी में कौन कौन से चेंजेस आने लगे, उसको हम लोग देखेंगे। तो इफ़ द कंटेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड चेंजेस विथ टाइम, व्हाट अबाउट लैंग्वेज एंड मीनिंग्स। तो अगर किसी कंटेक्स्ट में किसी इंफॉर्मेशन को यूज किया जाता है और वो चेंज हो जाए टाइम के साथ, तो मीनिंग और लैंग्वेज में क्या क्या चेंज होगा। Historical records exist in a variety of languages which have changed considerably over the years. तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड यानी कि इतिहास के जो कोई भी रिकॉर्ड हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, तो वो काफ़ी वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस में हिस्टोरिकल रिकॉर्ड एग्जिस्ट करते हैं और वो जो है चेंज भी होते रहते हैं ओवर द ईयर्स। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स जो है ओवर द ईयर्स उनका मीनिंग जो है वो चेंज कर सकता है या किया भी है। अब मेडिएवल पर्सियन फॉर एग्जाम्पल, तो मेडिएवल पर्सियन में एक एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, इज डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्सियन। तो मॉडर्न पर्सियन और मेडिएवल पर्सियन में काफ़ी ज़्यादा चेंज है। द डिफरेंस इज नॉट जस्ट विथ रिगार्ड टू ग्रामर एंड वोकेबुलरी, द मीनिंग ऑफ वर्ड्स ऑल्सो चेंज ओवर टाइम। तो अब आप सोचोगे कि चलो कोई टर्म है तो हो सकता है उसका थोड़ा बहुत ग्रामर चेंज हो जाए या थोड़ा उसका मतलब वोकैब उसका जो है वो चेंज हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है, पूरा वर्ड का मीनिंग ही चेंज हो जाता है समय के साथ। उसको हम लोग देखेंगे क्योंकि हम लोग पढ़ ही रहे हैं चेंजेस, ठीक है, 1000 सालों में चेंजेस। तो जो एंशियंट टाइम या मेडिएवल का जो स्टार्टिंग है 750 से लेकर के एडी, उसके बाद से 1750, उसके बीच में काफ़ी सारे चेंजेस हुए, उसको हम लोगों को देखना है। आपको दिमाग में यही रखना है कि इसी पीरियड के चेंजेस को हम लोगों को नोटिस करना है। हाँ, थोड़ा बहुत आगे हो सकता है ईयर, लेकिन इसी के मतलब बीच में जो चेंजेस हुए उसको पढ़ना है। जैसे टेक द टर्म हिंदुस्तान फॉर एग्जाम्पल। अब हिंदुस्तान टर्म से ही हम लोग काफ़ी कुछ समझेंगे, काफ़ी कुछ सीखेंगे। तो देखिए हिंदुस्तान टर्म का एग्जाम्पल ले लीजिए। तो टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया द मॉडर्न नेशन स्टेट। अगर आज आपको कोई बोलता है हिंदुस्तान, तो आपको आंख बंद करके क्या समझिएगा, इंडिया जो आपका देश है, ठीक है। तो आपको तो अभी ये समझ में आएगा, व्हेन द टर्म वाज यूज्ड इन द 13th सेंचुरी बाय मिनहाज आई सिराज, a chronicler who wrote in Persian, he meant the areas of Punjab, Haryana and the lands between the Ganga and Yamuna। तो आज तो आप हिंदुस्तान का मतलब क्या समझते हैं, इंडिया। लेकिन 13th सेंचुरी में मिनहाज आई सिराज जो थे एक क्रॉनिकल थे। क्रॉनिकल किसको बोलते हैं, तो जो इतिहास का एक तरह से लेखन करता है, जो आदमी एक तरह से इवेंट्स को रिकॉर्ड करता है, उनको हम लोग बोलते हैं। तो वो हिंदुस्तान टर्म का क्या मीनिंग लिखे थे, जो पर्सियन में वो यूज किए थे हिंदुस्तान, उसका क्या मीनिंग था, तो उसको हम लोग मैप पे देखते हैं कि वो उस टाइम हिंदुस्तान किसके लिए यूज किए थे। तो उन्होंने जो है हिंदुस्तान टर्म का यूज कुछ लोकेशंस को दिखाने के लिए किया था। जैसे आप देखिए यहाँ ये इंडिया का मैप है, ठीक है, यहाँ पे आता है आपका पंजाब, हरियाणा और ये गंगा और यमुना वाला जो प्लेन है, ठीक है। तो वो स्पेशली जो है हिंदुस्तान टर्म का यूज इन एरिया को, न्यू दिल्ली के आसपास जहाँ भी दिल्ली सल्तनत का रूल चल रहा था, इसको दिखाने के लिए यूज करा था उन्होंने। He used the term in a political sense for lands that were a part of the dominions of the Delhi Sultan। ठीक है, तो दिल्ली सुल्तान, जो दिल्ली के जो सुल्तान थे, उनके अंडर में जो जो एरियाज आते थे उस टाइम स्टार्टिंग पीरियड में, क्योंकि ये
13th सेंचुरी का बात हो रहा है। तो उस टाइम जो है पंजाब, हरियाणा और गंगा और यमुना के बीच में जो भी लैंड थे वो सब उनके अंडर में आते थे। तो उसको दिखाने के लिए उन्होंने हिंदुस्तान टर्म का प्रयोग करा था। द एरियाज इंक्लूडेड इन दिस टर्म शिफ्टेड विद द एक्सटेंट ऑफ द सल्तनत बट द टर्म नेवर इंक्लूडेड साउथ इंडिया। तो अब क्या हुआ, सल्तनत जो है धीरे धीरे ग्रो करने लगा। पहले छोटे एरिया में था, बाद में बड़े एरिया में सल्तनत फैल गया। लेकिन ये जो टर्म है ये कभी भी हिंदुस्तान टर्म में कभी भी साउथ इंडिया शामिल नहीं हुआ। आप इंडिया के मैप में देखिएगा तो जो नीचे वाला जो पोर्शन है उसको कभी भी हिंदुस्तान में शामिल नहीं किया गया। कब, ये जो पीरियड चल रहा था उस टाइम में जो वर्ड यूज किया जा रहा था उस टाइम। अभी तो आप हिंदुस्तान का मतलब पूरा इंडिया समझते हो। By contrast, in the early 16th century, Babur used Hindustan to describe the geography, the fauna and the culture of the inhabitants of the subcontinent. सबकॉन्टिनेंट क्या होता है पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 16th सेंचुरी में यानी कि 16वीं शताब्दी में बाबर ने भी हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। अब वो किसको डिपिक्ट करने के लिए, किसको दर्शाने के लिए किया, तो बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग यहाँ के ज्योग्राफी को, ठीक है, यानी कि ये जो एरिया था उसके भूगोल को, यहाँ के फौना, और फौना क्या होता है तो जो एनिमल के बारे में, जो भी एनिमल से रिलेटेड चीज़ें हैं उसको हम लोग फौना के अंदर लेते हैं। तो दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक प्लांट यानी कि जिसको फ्लोरा बोला जाता है, और एनिमल्स यानी कि फौना, ठीक। और उसके बाद कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, यानी कि यहाँ पे जो निवासी थे, उस एरिया के जो निवासी थे उनका कल्चर क्या था। तो इन तीन चीज़ों को दर्शाने के लिए बाबर ने क्या किया था, हिंदुस्तान टर्म का प्रयोग किया था। यानी कि अगर बाबर हिंदुस्तान लिखा था तो हिंदुस्तान का मीनिंग आप हिंदुस्तान जो अभी इंडिया है वो नहीं, उसका मतलब ये था कि यहाँ का ज्योग्राफी, यहाँ का फौना और यहाँ का कल्चर। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। एज वी विल सी लेटर इन द चैप्टर, this was somewhat similar to the way the 14th century poet आमिर खुसरो used the word हिंद। तो हम लोग जो है आगे देखेंगे चैप्टर में, ये सेम टू सेम बाबर ने आमिर खुसरो का एक तरह से कॉपी कर लिया था। आमिर खुसरो का वर्ड जो हिंद था, तो हिंद से भी आमिर खुसरो जो है यही डिपिक्ट करना चाहता था, सिमिलर तरीका से वो भी दर्शाना चाहता था। While the idea of a geographical and cultural entity like India did exist, the term Hindustan did not carry the political and national meanings which we associate with it today. हालांकि हिंदुस्तान में जोग्राफिकल और कल्चरल एंटिटी को इंक्लूड किया गया था, ठीक है, उस टाइम इंक्लूड हुआ था, लेकिन आज जो हम लोग हिंदुस्तान से जो एक नेशन समझते हैं, एक राष्ट्र का मैसेज आता है, हमारे अंदर से एक भावना आता है कि हम लोग एक पूरा का पूरा क्या है, एक हिंदुस्तान अगर बोला जाता है तो पूरा का पूरा एक देश का बात हो रहा है, वो वाली भावना, वो वाली मीनिंग उस टाइम नहीं हुआ करती थी जो आज होती है। Historians today have to be careful about the terms they use because they meant different things in the past. अब इतिहासकार जो हैं, जो भी हिस्टोरियंस हैं, जो हिस्ट्री को पढ़ते लिखते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा इससे परेशानी होता है। उनको काफ़ी संभल के हर चीज़ का मीनिंग को एक तरह से मतलब समझना होता है या लिखना होता है, क्योंकि हो सकता है आज जो मीनिंग जिस सेंस में उसको आज ले रहे हो उस ज़माने में उसका कोई और मीनिंग, कोई और सेंस होता हो, इसलिए थोड़ा हिस्टोरियंस को क्या होता है, परेशानी होता है। टेक फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल, अ सिंपल टर्म लाइक फॉरेनर। फॉरेनर आपको समझाए थे, इट इज़ यूज टुडे टू मीन समवन हु इज़ नॉट एन इंडियन। अभी फॉरेनर का मीनिंग क्या होता है, जो इंडियन नहीं है, यानी कि इंडिया के बाहर का। इन द मेडिएवल पीरियड अ फॉरेनर वॉज एनी स्ट्रेंजर हु अपीयर्ड से इन अ गिवन विलेज, समवन हु वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी और कल्चर। मेडिएवल पीरियड में यानी कि मध्यकालीन जो पीरियड था उसमें फॉरेनर टर्म का क्या मीनिंग था, कोई भी स्ट्रेंजर आदमी, यानी कि कोई अजनबी के लिए यूज किया जाता था। अभी फॉरेनर किसी बाहर वाले के लिए यूज किया जाता है, देश के बाहर वाले के लिए, लेकिन उस टाइम अजनबी के लिए यूज होता था। यानी कि कोई आदमी अचानक से आपके गांव में आ जाए, हो सकता है वो बगल वाले गांव का ही हो जिसको आप नहीं जानते हो, तो उसको लोग फॉरेनर वर्ड यूज करते थे, ठीक है। आपके गांव का ही कोई आदमी है लेकिन आप उसको कभी मिले नहीं, कभी देखे नहीं, आपको ऐसा लगे कि वो मेरे लिए अजनबी है, तो आप उसको फॉरेनर बोल सकते हो। अभी नहीं, मेडिएवल पीरियड में जो उस सोसाइटी और उस कल्चर का पार्ट नहीं होता था, इसको ध्यान में रखिएगा, जो उस सोसाइटी का और उस कल्चर का पार्ट नहीं होता था और वो अचानक से अपीयर होता था, तो उसको लोग अजनबी बोलते थे, फॉरेनर बोलते थे। इन हिंदी द टर्म परदेसी माइट बी यूज टू डिस्क्राइब सच अ पर्सन एंड इन पर्सियन अजनबी।
तो अजनबी जो है एक पर्शियन शब्द है, मीनिंग वही है, फॉरेनर ही है। और परदेसी एक हिंदी शब्द है, इसका भी मीनिंग वही है। तो तीन टर्म है, फॉरेनर इंग्लिश हो गया आपको, परदेसी उसको हिंदी में बोलते हैं, और अजनबी जो है एक पर्शियन शब्द है। अ सिटी ड्वेलर देयरफॉर माइट हैव रिगार्डेड अ फॉरेस्ट ड्वेलर एज अ फॉरेनर, बट टू peasants लिविंग इन द सेम विलेज were नॉट फॉरेनर्स टू ईच अदर इवन दाउ दे मे हैव डिफरेंट रिलीजन्स और कास्ट बैकग्राउंड। तो एक शहर में रहने वाला आदमी, एक शहर में रहने वाले निवासी के लिए, व्यक्ति के लिए, जो फॉरेस्ट में रहने वाला व्यक्ति होगा, जो जंगलों में रहता होगा, वो अगर अचानक से सामने आ जाए तो वो उसके लिए क्या हो जाता था, पहले फॉरेनर हो जाता था। लेकिन जो दो पीजेंट है, अगर दो किसान हैं, ठीक है, दोनों सेम ही विलेज में रह रहे हैं, तो वो दोनों एक दूसरे के लिए फॉरेनर नहीं होते थे। इवन दाउ, हालांकि उनका क्या हो सकता है, उनका रिलीजन अलग हो सकता है, उनका कास्ट का बैकग्राउंड अलग हो सकता है, लेकिन दोनों क्या होंगे, फॉरेनर नहीं होंगे। हालांकि अगर कोई सिटी में रहता है, उसके सामने अचानक से कोई जंगल में रहने वाला व्यक्ति आ जाए, तो उसको लगता था कि अरे ये तो अजनबी है, तो उसके लिए फॉरेनर वर्ड यूज किया जाता था। तो अब आप टर्मिनोलॉजी में अंतर समझ सकते हैं कि न्यू एंड ओल्ड ओल्ड टर्मिनोलॉजी में क्या क्या चेंजेस आ गए इन 1000 ईयर्स। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।